नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। मियाँ लोग का कसबर कितना ढीला हो गया है, इसका एक आज और छोटा सा प्रमाण। अब पता चला कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है, उसके किसी छुटभैये ने कहा कि साहब बाबर को तो राणा सांगा बुलाकर लाए थे। अब ये सब कस बल टूटने से इतने बिलबिला गए हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। इनको ये निश्चित पता होगा कि एक बाबरनामा नाम का कोई एक चीज है, इतनी मोटी सी। कहा जाता है बाबर ने इसको खुद लिखा। तो साहब बाबर तो चगताई था ना, उज्बेक, आज के उज्बेकिस्तान में था ना भाई। वहां पर हिंदी संस्कृत थी क्या कि बाबर नामा, बायोग्राफी ऑफ बाबर, और ये सब देखिए, तुझके जहांगीरी क्यों उसका रोज नाम चाह, या ए अकबरी, अकबर का आइन। खैर, तो ये बेचारे समाजवादी वाले को या तो इतना उजबल है ये स्वयं कि इसको पता नहीं कोई बाबरनामा है। जिनको पता भी है, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, उन्होंने इस बकबक को, उजबक के बकबक को पढ़ने का कलेजा नहीं होगा। मेरा कलेजा कुछ ज्यादा है। मैंने ये हिंदी पढ़ा है, ये इंग्लिश पढ़ा है, एक और वर्जन पढ़ा है, 3 वर्जन और हैं, वो भी मैं मंगवा रही हूँ। तो भाई, राजा ने बुलाया कि किसने बुलाया, कि वो आया कि वो नहीं आया, आया तो क्या हुआ, इसके 2 सोर्स होंगे। भाई, इतिहास से जिनका ABCD का भी नाता है, उनको पता है कि कोई घटना घटती है तो उसी समय समकालीन लेखन ही उस घटना का स्रोत होता है। कंटेम्पररी राइटिंग इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब इसमें कई पक्ष होते हैं, एक पक्ष जो हमला कर रहा है, एक पक्ष जिस पर हमला हो रहा है, और 2 4 5 तमाशबीन ये कुछ लिखते पढ़ते हैं। तो ये राणा सांगा वाले मामले में कमाल की बात है, मेवाड़ के इतिहास में कुछ नहीं लिखा, किसी तमाशबीन ने भी कुछ नहीं लिखा। कब? जबकि ये घटना बताई जा रही है। घटना में 1526 में ये आया है कि 1526 में मरा है, जो गल्प है उसके अनुसार। तो उस समय बहुत मियाँ भाई लोग भी हैं, इनके अनुसार इनको 400-500 साल हो भी गया है महमूद गोरी के बाद। तो कोई मियाँ होता जो उस समय इन बातों को लिखता, लेकिन ले दे के एक बाबरनामा है। अब इस बाबरनामा का भी कथा देख लीजिए। ये देखिए, पूरा दिखाने ले आए, ये 8 खंड है। किसका है ये 8 खंड? ये 8 खंड है इलियट एंड डाउसन का। यही माई बाप हैं जिन्होंने इन सबको पैदा किया है। इसमें चौथे खंड में इस सो कॉल्ड बाबरनामा का जिक्र है। तो इस चौथे खंड में और इस बाबरनामा, बाकी में भी यही हाल है, लेकिन फिलहाल इनमें से किसी खंड में जो बाबर महोदय हैं, बाबर तो उसका नाम नहीं है, उसका नाम कुछ और है। जलालुद्दीन तो अकबर का नाम है, इसका कुछ नाम जहीरुद्दीन। तो जहीरुद्दीन महोदय ने कहीं नहीं लिखा है कि राणा सांगा बुलाए। जो लिखा है, झूठ लिखा है कि सच लिखा है, कि राणा सांगा के डर के मारे पतलून ढीली है, पतलून तो पहनते नहीं थे, तो जो भी पैजामा उजामा, जामा उमा सब ढीली है। मैं भी आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊं।
और मारे डर के हालत खराब है, इनकी भी हालत खराब है, बाकी लोग की भी हालत खराब है। पहले ब्रीफ बता दूं फिर पढ़ पढ़ के लाइव सुनाऊंगी। दूसरे, ये किसी कोने से मियाँ नहीं है भाई, क्योंकि मियाँ कौन है ये केवल कुरान से तय होता है। मेरे सत्योलॉजी प्रचार भाषण है, उसमें हदूद गुनाह है, यानी अब जल्दी से कह रही हूँ, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है हदूद गुनाह। शराब पीना, नशा करके टुन्न रहना, ये बाबर को पता है, लेकिन ये जब नहीं तब अभी कह रहे जी वो कोई भारत पर आक्रमण कर रहा है, भारत पर चढ़ाई कर रहा है, कुल वर्णन करता है। मैं वहां शराब पी के टुन्न था, मैं वहां शराब नहीं ना तो माजूम अफीम उफीम गाजा वाजा टाइप कोई चीज होगा या कोई कंकॉक्शन होगा, वो खा के टुन्न, वहां खा के टुन्न, वहां खा के टुन्न। तो भाई आक्रमण करने वाले तो होश हवास में रहते हैं। दूसरे, हम लोग को सब बहुत बताते हैं कि साहब बाबर जो था वो तोप ले लेके आया था और भारत पे किसी ने तोप देखा नहीं था, तो तोप की लड़ाई में लोग हार गए। अब बाबर नामा तो कौनो तोप लेके आने की बात नहीं कर, ये बेचारा तो रो रहा है कि आया, छाती भर भर के बर्फ है, चला नहीं जा रहा है, मेरा घोड़ा नहीं चल पा रहा है। भाई छाती भर अगर बर्फ में धंसे हुए हो तो पहिया पहिया और घोड़े का पहिया भी तो बर्फ के भीतर धकिया रहा है, ठीक ही हो रहा है। ये ये भी नहीं कह रहा है कि मेरे पास कोई टेंट है, रात को बर्फ नहीं है, दिन में भी बर्फ नहीं है, टट्टी बर्फ में है, पेशाब भी बर्फ में है, खाने को नहीं मिल रहा है, ये कुल इसमें लिखा है। तो क्या कर रहे हैं, अपने घोड़े को काट के खा जा रहे हैं। कौन सा घोड़ा? जो घोड़ा पर चढ़ के इस्लाम टप 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 आता है। फिर केवल आज से रिलेटेड बात बता रहे हैं, फिर बेचारा बता रहा है कि हम 5-6 बार आए युद्ध किए। अब इसमें एक जगह ये लिखते हैं कि साहब ये मैं पढ़ रही हूँ इस वाली से, पेज संख्या 347 से, मतलब अब चूंकि सब माजूम वूजूम के नशे का मामला है तो यही सब होगा। पिछले परिच्छेद में 926 हिजरी की घटनाओं के वर्णन के बाद एकाएक 6 वर्षों की घटनाएं बाबरनामा के किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती। यही तो वो 6 साल है ना जो तुम बताते हो जी, उज्बेकिस्तान से चला और सीधे आके खानवा की लड़ाई लड़ लिया। बेचारा आज के दिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रूस घोड़े पर नहीं, जीप ऊप में या सचमुच में तोप ताप लेके उज्बेकिस्तान से चले, फिर उज्बेकिस्तान से आएगा नीचे ताजिकिस्तान है कि किर्गिस्तान है वहां आएगा, वहां से अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान उतरेगा, उसमें कै पहाड़ है, कै रेगिस्तान है, कै दरिया है, बर्फ की छाती जम जाए। वो भी हर समय दरिया में पानी नहीं बहता, आधे समय दरिया जमा रहता है, ऐसा नहीं जमा है कि चल के जा सके, वैसा थोड़े देर जमता है। खैर, वो कह रहा है जी 6 साल का तो वर्णन ही नहीं। जब वर्णन नहीं है फिर कह रहा है हिंदुस्तान पर बाबर के दूसरे आक्रमण के बाद से कोई वर्णन नहीं मिलता। तो जब वर्णन नहीं मिलता तो तुम लोग जो 6 वर्णन बता रहे हो, तुम लोग भी माजूम वूजूम खा के वर्णन बता रहे हो। उसके बाद 932 हिजरी में उसका 5वां आक्रमण सामने आ जाता है। ये 5वां है, ये आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि तीसरा चौथा आपके अनुसार लिखा हुआ नहीं है। अभी तो हम एक किताब से पढ़ रहे हैं, अभी और आनंददायी माजूम और टुन्न होने में क्या क्या होता है वो बताएंगे।
इसी प्रकार पहले भी एक स्थल ऐसा आ चुका है जहां पर घटनाओं के वर्णन का क्रम असमय और अकारण टूट गया। अच्छा, ये जो पिताजी हैं पूरे मिडिवल हिस्ट्री राइटिंग के पूरा इतने में कुल खजाना है जितना है संसार भर का मिडिवल हिस्ट्री राइटिंग। तो इसमें कहता है कि जो बाबर नामा है इसकी राइटिंग स्टाइल से ये पता चलता है कि ये बाबर ने बाद में लिखा, तो मरने के आखिरी समय में भारत आया था, तो कम से कम इस लेखन के अनुसार आया था कि नहीं आया था मुझे तो कम से कम नहीं पता। इस लेखन के अनुसार वो आखिरी में आया है भारत, फिर मर मुर गया और आखिरी में ही पुस्तक लिखा है और आखिरी का अध्याय गायब है। तो ये सब माजूम के नशे में हो सकता है। अब इसके वर्णन के अनुसार एक आध लाइन पढ़ के सुना देते हैं हम आप लोगों को। कि इन लोगों का हालत कैसा खराब है राणा सांगा के नाम से, और ये कह रहा है वो अभी मिल जाएगा, पहले एक चीज पढ़ के सुना दें हम। नंबर 464 इसमें कह रहा है कि इनके हाथ ज्योतिषी आ गया, किनके हाथ? बाबर के कैंप में आ गया। ज्योतिषी तो भाई हिंदू लोग का ही होता है, कोई कन्वर्ट हो गया होगा। ज्योतिषी आके बोला जो भी पश्चिम से आ रहा है वो हार जाएगा। तो इस हार जाने के भय से वर्णन पढ़ के सुनाऊंगी या नहीं सुनाऊंगी, 12 मिनट हो गया। भयंकर आपाधापी मच गई, लड़ाई करने को कोई तैयार नहीं था। और ये कह रहा है कि कुल मिला के मेरे पास 12,000 आदमी थे। 12,000 आदमियों में लौंडिया भी थी, शराब वाला भी था, लूटा हुआ आदमी भी था। तोपची तोप का तो वर्णन ही नहीं। पूरा बाबरनामा आप पढ़ लीजिए, एक तोप लेके वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उज्बेकिस्तान में तोप नहीं है भैया, और होता तो पैदल आने का रास्ता नहीं है, तो इसे खींच के ले आओगे भैया। और बाकी समय तो 1,000-1,200 आदमी आते हैं, हमारे यहाँ 1,000। मेरा एक भाषण धर्म मीमांसा जैसे नन्हे चैनल पर अभी 8-9 हजार लोगों ने सुन लिया है। तो मेरा 2,005 आदमी है, तो एक आध कॉलेजेस में बच्चे पढ़ लेते हैं, जवान लड़के पढ़ लेते हैं। खैर, तो वो कह रहा है हमारी सेना को अपशगुन की बात बताकर उसने यद्यपि सर्वनाश कर दिया था, इसलिए उसको अपमानित करने से पहले मुझे संतोष नहीं मिला। अब अगला लाइन क्रक्स, लेकिन अंत में यह समझकर यह पहले मेरे यहाँ नौकर रह चुका है, मैंने 1,00,000 रुपया उसको भेंट दिया। 1,00,000 रुपया भेंट उसको दिया जिसने अपशगुन बना के उसका सर्वनाश कर दिया। ये किस बात का प्रमाण है? वो कहा था हार जाओगे, हार गए तो तुम दे रहे। अब ये बाबर ने लिखा कि इसके अनुवादक ने लिखा कि किसी ने लिखा ही नहीं, अब ये तो हम नहीं जानते। अब फिर बेटा मतलब, अब चूंकि हम ये पढ़ के नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि महाराणा सांगा ने उसको बुलाया, ये कहीं लिखा नहीं है, इसलिए हम पढ़ के सुना नहीं पा रहे। बाबरनामा में ये भी नहीं लिखा है कि बाबर जीत गया, इसलिए हम आपको ये भी पढ़ के नहीं सुना पा रहे हैं। जो लिखा है हम वही पढ़ के सुना पा रहे हैं। अब इसमें पेज 465 पर वो कहता है मेवात दिल्ली के करीब है। इसमें राणा सांगा के बारे में कुछ इसमें नहीं, इसमें कहा है वो हम पढ़ के सुनाएंगे। और एक बहुत लंबा, इस पर हम घंटे 2 घंटे का आगे पीछे कभी कर देंगे। मेवात दिल्ली के करीब है। अब देखिए उसकी मालगुजारी 3-4 करोड़ के लगभग है। अब मेवात क्या है? राजस्थान का एक
पिद्दी न पिद्दा शूरमा, ये पिद्दी सा जगह, इसकी मालगुजारी 3-4 करोड़ के लगभग है। हिंदुस्तान के सुल्तानों ने अभी तक मेवात को अपने अधिकार में लेने की चेष्टा कभी नहीं की। कब तक? 1526 तक चेष्टा भी नहीं। इसका कारण क्या था यह समझ में नहीं आता है। अब पेज 466 पर कहता है, राणा सांगा के राज्य पर आक्रमण करने का मैंने इरादा छोड़ दिया था। अगर भाई राणा सांगा से तुम्हारा कोई युद्ध हुआ था, तुम युद्ध में जीत उत गए थे, कोई खानवा कनवा खनवा अलग अलग स्पेलिंग उच्चारण है कोई जगह पर, तुम जीत गए थे, तुम्हारा सांगा तो मेवाड़ के राजा थे ना, राजस्थान में, तुम मेवाड़ गए ही नहीं, तुम चित्तौड़गढ़ गए ही नहीं। कमाल के आदमी हो भाई। और फिर कहता है, राणा सांगा के राज्य पर आक्रमण करने का इरादा मैंने छोड़ दिया था। अब और सुना रहे हम आपको थोड़ा सा। अब देखिए, ये जो 346 पर मैंने शुरुआत किया था, ये हिंदुस्तान वाला पेज, इसके 347 पेज पर इसके 348 में ये क्या कह रहा है कि रास्ते में कहीं आ रहा है, कहीं पर कोई बहुत सुंदर बाग है, इस बाग की सुंदरता इतनी अधिक है कि उसको लिखा नहीं जा सकता। जितने दिन हम रोजाना हम लोग मदिरा का पान करते रहे, और मजे की बात यह है कि मदिरा पीने के लिए हम लोग सायंकाल बैठते और मदिरा पीते पीते एवं उसकी चहल पहल में सवेरा कर देते। कमाल के लड़ाके हो भाई तुम लोग, हिंदुस्तान फतह करने आ रहे हो, रास्ते में बगीचा देख के मगन हो जा रहे, इतना पी रहे हो कि रात भर बीत जा रहा है। जिन दिनों में मदिरा पीने की मनाही की गई, उन दिनों में हम माजूम का सेवन करते थे। अफीम था, गांजा था, निश्चय था, कुछ था। एक दो लाइन और बता रहे हैं आपको। इसमें एक जगह वो पेज 349 पे लिख रहा है, कुछ अश्लील लेखन के लिए। बाबर बहुत अश्लील लेखन करता था, पढ़ता था कि सुनता था कि तीनों करता था। कह रहा है, मैंने पेज 349, भविष्य में अश्लीलता को अपने विचारों में न लाने के लिए बार बार प्रतिज्ञा की, पश्चाताप, तौबा और प्रतिज्ञा की, और मैंने अपनी कलम को तोड़ डाला। अभी अभी छावा फिल्म आई, इसके पहले भी अनेक फिल्में हैं महाराणा प्रताप पर, शिवाजी महाराज पर। वो लोग जब हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, या इन दुष्टों से, मेरे को तो कुत्ता कुत्ती कुछ कहने का मन करता है, इनसे लड़ रहे हैं, तो क्या जीवन है, क्या चरित्र है, क्या अनुशासन। अरे सब तो ये सब लड़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। फिर वो एक जगह कहता है, पेज 353, अभी वो अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ है। हम लोगों ने सियालकोट में मुकाम किया। यहाँ पर मालूम हुआ कि जब कोई हिंदुस्तान की तरफ जाता है तो जाट लोग पहाड़ियों और मैदानों से बड़ी संख्या में निकलकर लूट मार करते हैं। यानी सियालकोट के आसपास घर द्वार से निकल के गुजर जाट लोग इन लोगों का इतना इलाज कर देते। ये नहीं कह रहा राजा की फौज आ रही है, ये नहीं कह रहा है राजा के स्टेट ऑफिसर्स का सेना आ रही है। जाट और गुजर लोग घर से निकलते हैं, बड़ी संख्या में निकलकर लूट मार करते हैं। ये जाट लोग बड़े भयानक और कठोर होते हैं, इनके संबंध में हमारा कोई अनुभव नहीं था। अब एक चीज बता रहे हैं,
जो यहाँ की भाषा के लिए कहता है। इसमें ये कहता है, आगे हम पेज संख्या देख के बताएंगे, कि हम लोगों को इनकी भाषा नहीं आती है, इन लोगों को हमारी भाषा नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम तो बता रहे हो 400 साल से तुम लोग यहाँ राज कर रहे हो, तो तुम लोग को इनकी भाषा नहीं आती है, इनको तुम्हारी भाषा नहीं आती है। लेकिन ये बात तो बाबर सही कह रहा है जहरूद्दीन। वो आ कहाँ रहा है? उज्बेकिस्तान से, यानी भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के ऊपर उज्बेकिस्तान। अब बोलता क्या है? तुर्की भाषा बोलता है। इसी किताब में या किसी किताब में आज मैंने पढ़ा, एक जगह लिखा है कि वो उसके बारे में किसी ने लिखा है, वो अरबी का, पर्शियन का और हिंदी का बड़ा भारी। अरे हिंदी तो भाषा ही नहीं थी तब भाई, पर्शिया से उसका लेना देना नहीं था, अरब का क ख ग से उसका परिचय नहीं था। ये खुद ही वो लिखा है, लेकिन लिखने वाले ने उसको 3 भाषा का जानकार कर दिया। तो हाँ, इसमें ये एक बहुत बड़ा वर्णन करता है कि राणा सांगा से कोई लड़ाई होती है, उसमें ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य आए हैं लड़ने, इतना बड़ा आक्रमणकारी आया है उज्बेकिस्तान से, राणा सांगा अकेले लड़ नहीं पा रहे हैं। मेवाड़ के, मारवाड़ के, जोधपुर के, बीकानेर के, 13वीं शताब्दी में बीकानेर बन चुका है किला, जैसलमेर, भाटमेर, पता नहीं कितना है, उस सब मिलके भी पिछले बाबर के 1200-12,000 सेना से लड़ नहीं पा रहे हैं। तो ग्वालियर वाले आए और वो अपने साथ पत्नी, बच्चा, माता जी सबको लेके आए, और साथ में वो अपने साथ कोहिनूर भी लेके आ गए। ऐसा कहीं होता है? लड़ने जा रहे हो कि मजाक कर रहे हो? तो फिर ऐसी गप्पे हमारे पास आई कैसे? ऐसी गप्पे इसलिए हमारे पास आई, ये जो हम 8 वॉल्यूम दिखा रहे हैं, ये लोग जब लिख रहे हैं, इन किताबों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन किताबों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इन किताबों को वीव कर रहे हैं, उस समय इन लोगों को भी भारत के बारे में नहीं पता। ये लोग कौन? ये अंग्रेज लोग, इनको भी भारत के बारे में नहीं पता। इनको, इन्होंने भी कोहिनूर का सुना ही सुना है, अभी कोहिनूर इनके पास गया नहीं है। तो इतने प्रकार की गप इस पूरे बाबरनामा में, आईने अकबरी में, तुझके जहांगीरी में, हुमायूं नामा में, सब में भरा हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि ये गप उस समय रचा गया जिस समय इनको अनुमान भी नहीं था कि भारत वाले इसको पढ़ेंगे। कि ये लिखा किसके लिए गया था? ये लिखा गया था यूरोप वालों के लिए। एक लाइन हम पढ़ दे थोड़ा सा। अब इसमें एक और कमाल की बात है, नहीं निकाल पा रहे हैं हम, कि जिस खानवा के युद्ध में राणा सांगा पर बाबर के विजय की बात कही जाती है, वो बात बाबरनामा में नहीं है। किंतु बाबरनामा का जो अनुवादक है, अनुवादक है ये तो हिंदी का अनुवाद किया है, ये मिस्टर लेइडिन और विलियम अर्स्किन ने अनुवाद किया था, कई लोगों ने किया। उन दोनों के अनुवाद का ये हिंदी अनुवाद है। इन दोनों को जब बाबरनामा में बाबर के विजय का खबर नहीं पढ़ने में मिला, तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने एक डॉक्यूमेंट उठाया, ये डॉक्यूमेंट है, अभी 1 मिनट बता रहे हैं। उसका पन्ना गायब हो गया है मेरे पास। एक कोई शेख हसन है, तो ये कहता है, हाँ, ये पेज नंबर 454, पेज नंबर 454 पर कहता है कि जब मेरी खानवा की युद्ध में लड़ाई हो रही है, उसी समय, इसी समय, इसमें लिखा है खानवा का युद्ध, सबसे पहले खेमे लगाने का कार्य आरंभ हुआ। उसी समय हमारे आदमियों ने समाचार दिया कि शत्रु की सेना आती हुई मालूम होने लगी। ऐसे मौके पर अपनी सेना को जिस प्रकार व्यवस्थित किया था, उसका निरीक्षण एक बार फिर किया और प्रत्येक पंक्ति को अपने स्थान पर सावधानी के साथ खड़े होने का संकेत किया। मैंने अभी खड़े हो रहे, खबर आई है राणा सांगा की सेना आ रही है, अभी लड़ाई हुआ ही नहीं। इसी समय शेख जैन का तैयार किया हुआ फतहनामा सामने आया। इस फतहनामा में इस्लामी सेना का वर्णन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब वर्णन है, और उस वर्णन में लिखा हुआ था कि बाबर महाराणा सांगा से जीत गया। यानी अंग्रेज टुकड़खोरों ने, कौन दो टुकड़खोर? दो टुकड़खोर हैं, मिस्टर लेडिन और विलियम अर्स्किन। इन दो टुकड़खोर कौन होते हैं ये सब? कोई बेकरी वाले का लड़का है, मैंने एकदम परिया मार्जिनल किस्म के लड़के। तो अनुवाद में लिख रहे हैं कि अभी हम लोग आदमी लगा रहे हैं बाबर का, राणा सांगा आ रहे हैं, ये खबर आया। इसी समय शेख जैन का तैयार किया हुआ फतहनामा सामने आए, अभी लड़ाई शुरू नहीं। तो ऐसा एब्सर्ड बेहूदगी कैसे हो सकता है? जब आप माजूम खाते हैं, जब आप तुन्न हो जाते हैं, जब आपको पते नहीं है हम क्या लिख रहे हैं, और पता होने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लिख किसके लिए रहे हैं? डाउसन एंड कंपनी को पढ़ेंगे, पूरा पढ़ के हम आप लोग को सुनाएंगे। तो वो कह रहे हैं हम लिख रहे हैं इंग्लैंड वालों के लिए। इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है विलियम पिट, उसको पता नहीं है भारत नाम का जीव जंतु कहाँ है, ये उनके लिए लिख रहे हैं। तो उनको क्या पता कौन है राणा सांगा, कौन है बाबर, जब भारत कहाँ है यही नहीं पता। तो ऐसी चंडू खानों की गप्पों पर भारत में मियां शिक्षा मंत्री लोगों ने लेफ्टिस्ट लल्लुओं की सहायता से इतिहास लिखा, एनसीईआरटी की पुस्तक राम जाने कहाँ कहाँ लिखा और पढ़ाया, और ये मान लिया कि भारत में जितने हिंदू लोग हैं सब उन्हीं की तरह माजूम और टुन्न वाले हैं। अरे भाई, मैं तो इतिहास की विद्यार्थी नहीं हूँ भाई, अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ। पढ़ के तुम इतना साफ लिखे हो कि सब स्पष्ट दिख रहा है। मेरा मानना है मोदी जी को ये काम आते आते कर देना चाहिए था, संघ को ये काम पहले कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये काम हम धर्म मीमांसा पर कर देते हैं, और धर्म मीमांसा के अपने गुणी और प्रेम से भरे हुए, आदर और स्नेह से भरे हुए श्रोताओं को कह रहे हैं 3 साल के अंदर, हो सका तो 2 साल के अंदर 800 साल का, 800 साल नहीं है, मोहम्मद गोरी से लें और 1707 इसको औरंगजेब को भी लें,
तो 6 साढ़े 600 साल बैठता है। ये पूरा फर्जीवाड़ा हम धर्म मीमांसा पर बोल भी देंगे और उसको पुस्तकाकार भी ले लेंगे। आज ही मैंने, पंकज जी ने और शैलेंद्र भैया ने निर्णय किया है, टॉप प्रायोरिटी पर ये काम हम लोग कर देंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ सब है, निशान लगाया हुआ सब है। तो आज के लिए नमस्कार, फिर भी लंबा हो गया, लेकिन हम लोग को इस पर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। और ये जो बेहुदे आदमी ने ऐसा बयान दिया है, इस पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई मुझे अपमान करे या अब्यूसिव भाषा में बोले, अपशब्द बोले, तो मेरे पास विकल्प है, मैं उसे दंडित करूं या क्षमा करूं। किंतु कोई यदि मेरे माता पिता, मेरे पूर्वजों को, मेरे देवी देवताओं को अपशब्द कहता है, अपमानजनक बात कहता है, झूठा लांछन लगाता है, तो हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है सिवा उसको दंडित करने के। तो गांधी बाबा के अनुसार दम हो तो लतिया के कमर तोड़ दो, और दम नहीं हो तो अदालत में मुकदमा मुकदमा कर दो। ये गांधी जी ने कहा है मस्जिद के संदर्भ। बड़ा करामाती प्राणी है ना वो गांधी। तो एक ने पूछा कि कोई हमारी जमीन पर मस्जिद बना ले तो क्या करें? बोले तो बड़ा सीधा कानून के अनुसार जवाब है, उसको तोड़ के फेंक दो। और अगर दम नहीं है तो उसको अदालत में जाओ, मुकदमा दायर करो। ये भी मेरी वार्ता यूट्यूब पर है, मैं उस वार्ता को पुनः धर्म मीमांसा पर कर दूंगी। तब तक हर हर महादेव। धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो।